हाँ जी बच्चे, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टूडे सेशन एंड मैं डॉक्टर रविंदर एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज CSIR नेट एंड केमिकल साइंसेस। देखो बच्चे, समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप लोग पिछले 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका CSIR नेट नहीं हो रहा, जहाँ हो रहा है तो लेक्चरशिप ही हो रहा है, बट आप क्या है, आप JRF लेना चाह रहे हो। तो उन सब सिचुएशन को देखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक कर लेने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हैं जो छोड़ देने चाहिए, और अगर हम उन टॉपिक को छोड़ते हैं तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसके लिए हमें कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो वो फेस करने पड़ेंगे। ये सब बातें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, ठीक है, कि क्योंकि मैंने भी हम सब ने अपना जब JRF क्लियर करा है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कि कब जब फेलियर आया तो किस पॉइंट को लेके आया, जब JRF लिया देन PhD गई के लिए गए IITs में, तो किन चीज़ों के बेसिस पे गए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। एंड आप लोगों के कोई भी डाउट होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप इसके बाद मेरे को कमेंट्स में रख सकते हो, डन बच्चे। एंड एक पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन कि हमारा जो CSIR नेट केमिकल साइंसेस के लिए बैच है वो 27 जनवरी 2025 को शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 8360044357। इसके ऊपर कॉल करके आप बैच के लिए इनरोल कर सकते हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कोचिंग के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में। ओके बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं बच्चे। हाँ जी, सबसे पहले ना हम एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं, क्या, ठीक है, क्या बात देख लेते हैं हम, एग्जाम का पैटर्न, कि जो एग्जाम है हमारा मेन उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे 3 सेक्शंस में पेपर होता है, ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से जो हमारा पार्ट ए है या सेक्शन ए है उसमें हमारे जर्नल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो सिंपल जर्नल एम्पलीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, उसका केमिकल साइंसेस या केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसमें हमें 15 क्वेश्चन करने होते हैं 20 में से, ठीक है। फिर आ गया हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 मार्क क्वेश्चंस जिनको हम बोलते हैं। उनमें क्या होता है बेसिकली, उनमें हमें 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 40, मतलब 5 क्वेश्चंस का हमें एक उसमें क्या है मिल जाता है ऑप्शन, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 4 मार्क क्वेश्चन के लिए पार्ट सी में जाके, जो मेन है और जो हमारा रैंक बूस्ट करने में भी मेन आता है। उसमें हमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है ना, कि मतलब देखो कितना 25 करने हैं 60 में से, है ना। अगर फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं लैग कर रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारी केमिस्ट्री के 3 हैं जो वो मेन पार्ट है ना, 3 मेन पार्ट है हमारी केमिस्ट्री के। कौन कौन से 3 मेन पार्ट है बच्चे, उनके उसके लिए अगर हम बात करें तो आपको पता है हमारे पास होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। ये 3 पार्ट है, अगर मेन सिंपली हम देखें तो ये 3 ही पार्ट है। होता क्या है, अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सबसे पहले ये वाली, ये ऑलमोस्ट सब बच्चों को की फेवरेट होती है, मतलब इसको अप्रोच करना कोई बहुत बड़ी डील होती नहीं है, इसको हम इजीली अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सिंपली वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं वो, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा हमें फॉर्मूला भूल गया अप्लाई नहीं करना आ रहा, ऐसी कोई चीजें इसमें होती नहीं है कि रिएक्शंस करी मिक्स हो गई भूल गई, ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस है वो रहते हैं और हम बहुत इजीली उसको अप्रोच कर लेते हैं। फिर आ गया हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना जो उनको ये डिफिकल्ट लगती है, ठीक है, वो इसको पसंद नहीं करते। बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चे ज्यादातर इसको पसंद नहीं करते। होता क्या है कि पेपर का भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है, समटाइम आपकी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल बहुत सिंपल आ जाएगी, सॉरी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बहुत सिंपल आ जाएगी, और जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है वो डिफिकल्ट आ जाएगी। कई बार क्या होता है, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक बहुत सिंपल आ जाती है, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट आ जाती है। इनऑर्गेनिक मोस्टली हमें सिंपल ही लगती होती है और वो डिफिकल्ट जोन में कभी गई नहीं। उसके 2 रीजन कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो कि हम सब लोगों की मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो ये इनऑर्गेनिक है ये अच्छी होती है, तो इसलिए ये डिफिकल्ट लगती नहीं है। या तो ऑर्गेनिक का पलड़ा कभी भारी होता है, कभी फिजिकल का पलड़ा भारी होता है, बात इतनी होती है। अब हम बात करेंगे कि टॉपिक कौन कौन से आने हैं इनमें और हमें कौन कौन से कवर करने हैं वो।
सबसे पहले हम शुरू करते हैं आप सब लोगों के फेवरेट टॉपिक से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके माइंड में आते ही कौन कौन से टॉपिक माइंड में आने लगते हैं? आपको याद आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। साथ ही साथ क्या आ जाता है बच्चे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या आ जाता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फिर आ जाता है हमारे पास बायो इनऑर्गेनिक, हमारे पास एक बायो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट भी होता है, बहुत छोटा सा पार्ट है, आपको पता है, ठीक है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड एफ ब्लॉक वाला पार्ट है ना, डी एंड एफ ब्लॉक वाला पार्ट, डी एंड एफ ब्लॉक। ये जो 5 टॉपिक है ना बच्चे, ये जो 5 टॉपिक है, आपको ये 5 टॉपिक किसी भी हालात में करने ही करने हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया। इनके ऊपर बहुत सिंपल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जी। अगर आप ये 5 टॉपिक इनऑर्गेनिक के करके जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हो। जो चीज आप छोड़ सकते हो, जो आप छोड़ सकते हो, छोड़ने की बात करते हैं, आप मेन ग्रुप एलिमेंट छोड़ सकते हो, क्योंकि जो मेन ग्रुप एलिमेंट है ना, इसके 2 कारण है आप छोड़ सकते हो। एक तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, और दूसरी चीज इसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ देते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो जब हमारी कट ऑफ है ना, उसके ऊपर इसका कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि सब बच्चों ने छोड़ा होता है। ये जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होता है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चंस इसमें से वो टूट के वही आने हैं, थोड़े बहुत है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो इसका कोई कट ऑफ के ऊपर ना बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है, डन। सो जो मेन ग्रुप एलिमेंट है आप उसको बहुत कॉन्फिडेंटली छोड़ सकते हो। इसके अलावा मतलब आपका जो रैंक है, आपका कट ऑफ है, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी आप छोड़ सकते हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी जाने दो, ठीक है। एंड अब एक चैप्टर होता है हमारे पास एसिड एंड बेसिस वाला, है ना, एसिड एंड बेसिस वाला। आपको पता है एक चैप्टर होता है हमारा एसिड एंड बेसिस वाला। ये जो चैप्टर है ना, छोड़ना है तो छोड़ दो, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो छोड़ दो, नहीं तो ये हार्डली आपके 3 घंटे लेगा। एक दिन जब आपने 3 घंटे आराम से बैठ के उसको प्रिपेयर कर लिया, डन, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। बस 3 घंटे देने हैं, फिर उसके बाद एक आधी बार रिवाइज करना है। रिवाइज तो हम जल्दी कर ही लेते होते हैं, प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। अगर मैं प्रिपेयर करने में 3 घंटे कह रही हूँ, तो डैट मीन्स की रिवीजन का तो इसके लिए 1-1 घंटा ही इनफ होगा, है ना, और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं कह रही हूँ, मतलब मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप कर लो तो अच्छा है, ठीक है। एक हमारा रिस्क कवर करने में ही कभी हेल्प कर देता है। नहीं करना, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, तो आप जो दूसरे पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनका टाइम इसको मत दीजिए, ठीक है, फिर इसको छोड़ दीजिए। मतलब ये 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग तो एग्जामिनर का ऐसे फेवरेट सा टॉपिक है, ठीक है, और मेरे को ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं लगता, आप लोग बहुत इजीली इसको कवर कर सकते हो बच्चे, डन। इसके बाद हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आओ बच्चे, मैं ना फिजिकल केमिस्ट्री के पहले टॉपिक लिख रही हूँ और फिर हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिख दिया क्वांटम, डन। इसके बाद हमने लिख लिया केमिकल कैनेटिक्स, राइट, क्वांटम लिखा हमने, केमिकल कैनेटिक्स लिखा बच्चे। केमिकल कैनेटिक्स के बाद आपका थर्मो होता है, राइट, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। ये चारों टॉपिक मैंने इधर लिखे। इसके बाद मैं इधर लिख रही हूं आपका सॉलिड स्टेट, ओके। इसके बाद यस, हमने सॉलिड स्टेट लिख लिया, हम पॉलीमर लिख लेते हैं, राइट, एंड सॉलिड स्टेट हो गया, पॉलीमर हो गया। इसके बाद और कौन कौन से टॉपिक हमारे रह जाते हैं? यस, सरफेस केमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी रह जाता है ना। क्या रह गया हमारा? सरफेस केमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी, राइट, एंड ग्रुप थ्योरी। देखो बच्चे, अब ये जो टॉपिक है ना, जो मैं आपको बताया है, ये सारे टॉपिक वैसे तो करने वाले हैं। जो ये टॉपिक है आपके चारों के चारों, ग्रुप थ्योरी हो गया, पॉलीमर हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया एंड सॉलिड स्टेट हो गया। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत कम टाइम लेते हैं हम लोग, इनको इजीली कवर कर जाते हैं। ये सब बच्चों ने करने हैं, चाहे आप पहले मेडिकल के रहे हो और चाहे आप नॉन मेडिकल के रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे बच्चे इसको करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम स्टार डाल लेते हैं डबल, कि ये तो हमें करना ही करना है, हो गया। फिर जब हम इन टॉपिक्स की तरफ आते हैं, ये हमारे बड़े टॉपिक है,
ठीक है, इनको हम बड़े टॉपिक्स में कवर करते हैं ये, और बड़े टॉपिक्स के साथ साथ ये जो टॉपिक हैं, मतलब ये है जो है ना, इनको तो हम स्कोरिंग में ले लेते हैं। स्कोरिंग में क्यों ले लेते हैं? क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर आपने अप्लाई करना है और कहानी बस फिट हो जानी है जितनी भी है, ठीक है, कोई इतना है नहीं इनमें। फिर हम आ जाते हैं इसमें, ठीक है, ये जो है ना सबसे पहला टॉपिक आपका क्वांटम। जो क्वांटम का पार्ट है ना बच्चे, ये हमारे जितने भी मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फोबिया है। उनको लगता है कि क्वांटम नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज लगती है। इवन मैं जैसे नॉन मेड से हूं और मेरे को भी ये फोबिया लगता था, ठीक है बच्चे, और मैंने एक टाइम पे इसको छोड़ा था और फिर मेरे को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो फेस करने पड़े थे अपने रिजल्ट में, ठीक है, कि मैं करते हुए कहीं लेक्चरशिप पे ही रह गई थी, मेरा जेआरएफ हो ही नहीं पाया था, और उसके लिए मेरे को लगता था कि मैं क्वांटम करती तो मैं बहुत अच्छा जाती, ठीक है। अब देखो बच्चे, क्वांटम में बहुत कुछ है, मैं आपसे इस चीज में एग्री करती हूँ कि ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फॉर्मूलाज हैं, पर एक चीज सोचो ना कि क्वांटम में सिर्फ 4 मार्क का क्वेश्चन थोड़ी आना है। 4 मार्क का तो हम रिस्क ले लेंगे भाई, 60 क्वेश्चन है, 25 करने हैं, 4 मार्क का तो हम रिस्क ले जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट 2 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है, 2 मार्क भी तो आते हैं ना, मतलब सिंपल क्वेश्चंस भी तो हमें आने हैं ना। तो सिंपल क्वेश्चंस है, मतलब 2 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा इजी पोर्शन होता है, इजी क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कई बार हम बहुत इजीली कर लेते हैं ना, डायरेक्ट ही होता है, तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं हमें टाइम लेती है, बहुत टाइम ले जाती है, लेकिन एक बार इसको आपने टाइम दे दिया ना, आपने कर लिया, तो आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको लगेगा कि मेरे को क्वांटम आती है भाई, मतलब मेरे को क्वांटम आती है, बाकी सारे टॉपिक तो छोड़ो, डन हो गया। फिर जैसे कैनेटिक्स है, केमिकल कैनेटिक्स बड़ा टॉपिक है, थर्मो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, डन, ये वाले जो टॉपिक हैं आपको इनको कवर करना है। और जैसे इनको किस तरह से करना है, इनके आप लोगों ने, वैसे तो मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए मैं इस तरह से बताऊंगी कि अगर आप शुरू कर रहे हो अभी तो कौन सी बुक से, मान लो आप ऐसा समझ रहे हो कि आप जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता, कौन सी बुक से शुरू करना चाहिए, कौन कौन सी और बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, बुक को पढ़ना किस तरह है वो भी, प्लस इसके अलावा कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना है आपने, ठीक है, आपको सारी चीजें केमिस्ट्री से रिलेटेड बताई जाएंगी। बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये पता होना चाहिए कि जो इस तरह के होते हैं ना, इनके फॉर्मूलाज देखने होते हैं मेन, और हमें PYQs लगाने होते हैं, क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना वो पढ़ने में नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके क्वेश्चंस में जितना टाइम हम लगाते तो उतना टाइम हमारे हाथ में वो आती नहीं है, इसके मेन हम PYQs लगाएंगे तो हम काफी अच्छा कर जाते हैं। अब बात आ गई कि हमें छोड़ना क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में हमें छोड़ना क्या है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो लीव करना है पोर्शन वो कौन कौन सा हम रखने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स मैंने उधर लिख दिया, थर्मोडायनेमिक का जो स्टैटिकल पोर्शन है जाने दो, ठीक है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक होती है ना, जाने दो उसको, कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स है, जाने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कोलाइडल, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कोलाइडल्स वाला पार्ट होता है, जाने दो उनको, ठीक है, कोलाइडल्स वाला पार्ट है, कोलाइड्स वाला जो है, इन सबको जाने दो। अब देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फिजिकल केमिस्ट्री की जाने दी है ना, ये इस केस पे जाने दी है कि आप लोगों को क्वांटम आती है। अगर आप लोगों को क्वांटम में हार ही गए हो कि लग रहा है कि नहीं होना ही नहीं है हमसे क्वांटम, फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख लो, ठीक है, ये उसके जगह पे थोड़ा काम कर जाएगी, डन, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर क्वांटम कर लिया फिर इसकी तरफ आने की जरूरत ही हमें नहीं है। इसके बाद आते हैं बच्चे आगे, हम हमारी आ गई ऑर्गेनिक, डन बच्चे, जब मैं ऑर्गेनिक लिख रही हूं ना तो इसका तो जो सिनेरियो है ना, इसका जो सीन है वो ही अलग है, इसकी तो कहानी अलग है, ये तो अलग तरह से, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक ना एक दूसरे के साथ इंटरलेट करते हैं, तो हम बहुत इजीली टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे तो मैं आपको बताऊंगी कि अप्रोच कैसे करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए फोबिया होता है, ठीक है। और आप ट्रस्ट करो कि जब मैंने शुरू करा था ना ऑर्गेनिक पढ़ना तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, एंड मैंने जो अपना PhD है ना उस वहां पे मैंने ऑर्गेनिक चूज करी है, डन, तो मतलब इतना चेंज आ गया जब आप पढ़ना चाहते हो, कितना कॉन्फिडेंट आ जाता है, हो जाते हो आप, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप लोग कर जाते हो, ठीक है। सो चलो बच्चे शुरू करते हैं ऑर्गेनिक से, राइट, ऑर्गेनिक देखते हैं। ऑर्गेनिक में आपको पता है सबसे पहले टॉपिक स्टीरियो,
और जीओसी, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो मैंने आपको बताना है, ठीक है। पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्टीरियो भी पढ़नी है बच्चे और जीओसी भी पढ़नी है। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट वाला, ठीक है। आपको आना चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइंस, बेंजाइन, कार्बीन्स, जो भी हैं, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म्स, देन एंड नेमिंग रिएक्शन, एंड नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड रिएजेंट्स भी आप साथ में लगाए। ये तो आपको एक साथ करना है, क्योंकि इनका हो सकता है पहले स्टेप में जीओसी का क्वेश्चन आया हो, दूसरे स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा हो, डन। तो आपको इन सबको रिलेट करके पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इंटरलेट करते हैं इसके साथ। एक इसके बाद टॉपिक आता है पेरिसाइक्लिक। जो पेरिसाइक्लिक है ना, पेरिसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला, ये अलग है, उनका इनसे कब से लेना देना नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आपको ऑर्गेनिक में इसको पढ़ के लगता होता है कि भाई पेरिसाइक्लिक आता है हमें, ठीक है, वो हमें आता है, ठीक है। तो इसको छोड़ना नहीं है। अब छोड़ना क्या है ऑर्गेनिक में, अगर आप छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो। लीव क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, हम लिख लेते हैं डिफरेंट पेन से। लीव क्या क्या कर सकते हो आप बच्चे, इसमें बायोमोलिक्यूल्स छोड़ सकते हो, ठीक है, डन। आप इसमें बायोमोलिक्यूल छोड़ के जा सकते हो, हेट्रोसाइक्लिक वाले कंपाउंड्स को छोड़ के जा सकते हो, डन। एंड एक चीज और, फोटोकेमिस्ट्री को छोड़ के जा सकते हो। इन तीनों को आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इन तीनों का इन बाकी सारे टॉपिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग इन टॉपिक्स को लीव कर सकते हो, आप लोग इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, ठीक है। इनके कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं आपको बैड दिखने को मिलेंगे, आप छोड़ के इनको चले जाओ, डन बच्चे। सो ये था। इसके लिए आपको स्टीरियो जीओसी कहाँ से पढ़नी है। आप मान लो जीरो हो, आपको ऑर्गेनिक आती नहीं, आपको, हम जब भी केमिस्ट्री की शुरू करते हैं, केमिस्ट्री एंटर कहाँ से होती है, 11th-12th से ना। तो मान लो आपको 11th-12th से ही नहीं केमिस्ट्री आती, डन। सो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। फिर इसकी बहुत ही एक अच्छी बुक आती है क्लेडन, जो कहते हैं, सब कहते हैं पढ़नी, उसको पढ़ना कैसे है, क्लेडन कैसे पढ़ते हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को सिखाना, ठीक है। नोट्स कैसे बनाते हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को सिखाने का, ठीक है बच्चे, डन हो गया। इसके बाद एक टॉपिक रह जाता है ऑर्गेनिक का, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला, ठीक है बच्चे। स्पेक्ट्रोस्कोपी रह जाती है ना जो ऑर्गेनिक की, उसमें जो एनएमआर है ना वो आपने नहीं छोड़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको डाटा दिया होता है, आपको उसके बेसिस पे आप एलिमिनेट करके भी इसको निकाल सकते हो, बहुत इजी होता है। और हमें 4 मार्क में आता है ये, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन होता है और बहुत ज्यादा नॉर्मल इजी क्वेश्चन होता है, इसको हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 4 मार्क हो गया। इसके बाद जैसे इसमें आपने छोड़ना है अगर, तो आईआर हो गया, ठीक है, मॉसबोर हो गया है, ईएसआर हो गया है, आप उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। मॉसबोर हो गया, इनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका एनएमआर वगैरह है, इसका जो पोर्शन है बाकी, इनको हमें नहीं छोड़ना है, डन। तो ये तो था हमारे सिलेबस के बारे में बात, डन। अब देखो बच्चे, जब आप करते हो, ठीक है, आपका इतना इतना पोर्शन होता है, तो देखो अगर आप 60 क्वेश्चन में, मान लो पार्ट बी में, सी में जाना है, हमें 60 क्वेश्चन है, तो हमें 60 में से सिर्फ 30 अटेम्प्ट करने हैं, राइट, मतलब 25 अटेम्प्ट करने हैं, ओके। तो मान लो अगर आपको 30 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 30 आते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, मतलब कि आपको लगेगा फिर आप वो जो एक तो होता है कि हमें गिन चुन के आते ही 25 है भाई, ठीक है, उनका एक आधा पार्ट भी हमारा अटक गया तो हमारे लिए गया, मतलब वो गलत हो गया, फिर हम 24 पे ही रह गए, है ना। जब आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, आप नेगेटिव कम करोगे, आप नेगेटिव कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छा सॉरी जो रिजल्ट है वो ले आओगे, डन। इस तरह से आपको सिलेबस को देखना है, सारा सिलेबस नहीं करना होता, स्मार्ट वर्क करना होता है, क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आप लेक्चरशिप में जाना चाहते हो, कितने नंबर लेके आने हैं आपको, 100 से 110 नंबर के बीच में आप नंबर ला रहे हो, आप लेक्चरशिप के लिए हो, ठीक है। 120 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हो, मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, 120-25 से ऊपर नंबर लेके जा रहे हो, मतलब 120-25 से 140 के बीच में नंबर लेके जा रहे हो, तो आप जेआरएफ के लिए हो, ये मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, बढ़ा के बोल रही हूँ अभी, ठीक है। तो आप जेआरएफ के लिए हो, तो हमें नंबर तो इतने चाहिए ना 200 में से, तो कुछ टॉपिक छोड़ के
जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ के, और कभी भी किसी को पहली बार पढ़ के कुछ नहीं आता होता, मान लो चाहे वो ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, पहली बार पढ़ा, क्वेश्चंस लगाओगे, कौन कौन से क्वेश्चन लगाने, किस किस तरह से क्वेश्चन लगाने, उन सब के लिए हम बैठे हैं इधर, ठीक है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इसी चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करूंगी। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है। एंड एट लास्ट वन मोर थिंग, अगेन 27th ऑफ जैन को बच्चे, ठीक है, देखो 27th ऑफ जैन को हमारा जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है। कब? 27th ऑफ जनवरी को। और अगर आपको इंट्रोल करना है अपने 2025 के अपकमिंग आने वाले CS, एक तो हमारा फरवरी में आ गया अभी, है ना, उसके बाद तो आप क्या है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और नंबर यहाँ पे भी है आपके पास। नंबर क्या है? 8360044357, 8360044357, राइट। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप के पास कमेंट्स हैं, आप कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कोई भी हेल्प किसी भी तरह की केमिकल साइंसेस को लेके तो मैं रविंदर आप लोगों के लिए हमेशा हूँ। आप लोग कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अपकमिंग वीडियोस, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ऑर्गेनिक को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी चैनल पे मिलेगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे।